में जो हमारे तमाम सीपीआईएम के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कॉमरेड अब्बास हैं, दूसरे हमारे साथी हैं और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज ये जो मीटिंग हो रही है हमारे ओल्ड सिटी में, मैं समझती हूँ मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि लाल झंडा लेकर के इतनी हमारी औरतें ओल्ड सिटी की यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं और तमाम लोग भी यहाँ सुनने के लिए तैयार हैं। हालांकि टाइम भी ऐसा मीटिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग आए हैं और जो मौजू है मीटिंग का, मतलब जो हमारा जिस पर हमको बात करनी है, वो भी सबके लिए, यानी समाज में सबके लिए, जो भी यहाँ रहता है विदेश में, जो भी जनता का हिस्सा है, पुलिस वालों के लिए भी ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जब हम आजाद हुए 75 साल पहले, तो पहली बार हमको एक नए तरीके का कानून मिला। उसको हम कहते हैं आईन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं संविधान, नहीं तो अभी कॉमरेड ने बोला शायद दक्कनी में बोलते हैं उसको दस्तूर, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको आप समझ रहे हैं कि एक किताब है, कानून की किताब है और हमारे देश के आजाद होने के बाद पहली बार ये किताब, ये नया कानून सबके लिए तैयार हुआ। और इस कानून में क्या है जो पहले कभी नहीं था हमारे मुल्क के इतिहास में, तवारीख में जो बातें कभी नहीं थी, वो उस आईन में लिखी गई जो हमको मिली। क्या है? पहली बात यह है कि सब लोग बराबर हैं, आदमी हो या औरत, दोनों बराबर हैं। किसी भी जात के होने दो, किसी भी मजहब के होने दो, अमीर हो या गरीब, लेकिन सब बराबर हैं, सबका हक बराबर है और सरकार को भी सबके हुकूक की रक्षा करनी है, हिफाजत करनी है, ये सरकार का काम है। अब आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किताब में तो लिखा है, लेकिन वो सब हमको अभी मिला नहीं। अमीरी और गरीबी के बीच का जो फासला है वो बहुत बढ़ रहा है। जो गरीब लोगों को रहने के लिए मकान मिलना चाहिए या काम करने के लिए नौकरी मिलनी चाहिए, आज भी हमको नहीं मिली है, ये बात सही है। और जब हम कोई कानून के लिए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो जो पैसे वाला है उसके पास बड़ा वकील होता है, उसके पास पैसा होता है, तो कोर्ट भी उसकी मदद करता है, गरीबों की मदद बहुत मुश्किल से करता है, ये सब बात सही है। लेकिन वो चूंकि हमारे पास वो संविधान है, वो आईन है जो कहता है कि नहीं, बराबरी आपको मिलेगी, इसलिए उसको हम अपने हाथ में लेकर के लड़ने की कोशिश करते हैं और हमारी लड़ाई में उससे हमको ताकत भी मिलती है। हम पुलिस वालों को भी बोलते हैं, पहले ये किताब में देखो क्या लिखा है, अपना डंडा हमको मत दिखाओ, क्योंकि तुम भी यही कानून से चलोगे। जो मिनिस्टर है, जो मोदी है, वो भी उसी किताब के ऊपर हाथ रख के मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठते हैं और ये पुलिस की वर्दी भी उनको उसी किताब पर हाथ रखने के बाद मिलता है। इसलिए जब हम लड़ते हैं घर के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, अपने हुकूक के लिए, तो वो जो हमारा संविधान है, हमारा आईन है, वो हमको बहुत मदद देता है। अब ये आईन कैसे बना? अभी आप यहाँ जब आओगे तो दो लोगों की मूर्ति है उधर बिल्कुल बगल में। तो एक मूर्ति किसकी है? उनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के बहुत महान नेता थे। देखिए, हमारे यहाँ बहुत नेता हुए, लेकिन जो पैसे वाले घर में पैदा होता है, जिसके माँ बाप पैसे वाले होते हैं, उनको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, तो वो अगर होशियार हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको पूरा मौका मिला। लेकिन अगर कोई लड़का बिल्कुल गरीब घर में
और वो भी दलित के घर में, जिसको समाज में सबसे नीचे देखा जाता है, ऐसे घर में पैदा होता है और वो खुद अपनी मेहनत से पढ़ता है, लिखता है, कानून को समझता है और फिर वो एक बड़ा काम करता है, तो फिर उसको वास्तव में बहुत बड़ा नेता हम लोग मानते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पढ़ने और लिखने के बाद वो बड़ा अफसर बन सकता था, वो पैसा भी बहुत कमा सकता था, लेकिन उसने क्या फैसला किया कि अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल मैं पूरे समाज में जो अन्याय है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो लोगों के बीच में ना बराबरी है उसको दूर करने के लिए, मसावत लाने के लिए, समानता लाने के लिए मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करूंगा। और वही है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो हमारे देश का पहला कानून मंत्री था और उसने बहुत मेहनत करके वो जो संविधान है, आईन है, बहुत मोटी किताब है, उसको तैयार किया और उसको वहां जो संसद थी उसमें पास किया और वो फिर हमारे देश का कानून बना। लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा कि अब इस किताब का क्या हो रहा है। हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस किताब में जो कुछ है वो हमको मिलना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसमें जो गरीबों के लिए हक उसमें दर्ज है वो और ज्यादा मजबूत होने चाहिए और सरकारों को उस किताब में जो कुछ लिखा है उसको नीचे जमीन के ऊपर उतारना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज जब हम उस किताब के बारे में सोच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको ये याद करना चाहिए कि सब लोगों ने तो वो आईन को माना कि हाँ ये सही है, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, उस टाइम पर बीजेपी नहीं थी, बीजेपी बाद में बनी, लेकिन बीजेपी को जो चलाने वाला जो तंजीम है उसको आरएसएस कहते हैं। वो आरएसएस ने उस समय बोला 1949 में, 1950 में उनके नेताओं ने क्या बोला कि ये जो संविधान है, ये जो आईन है, दस्तूर है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, उनके भाषण हैं, उनके लेख हैं, उनकी जो किताबें हैं उसमें सब में उन्होंने ये बात लिखा है, खुल करके कहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा संविधान, आईन, हम उसको नहीं मानते हैं। और आगे उन्होंने क्या बोला, आगे उन्होंने बोला हम मानते क्या है फिर, भाई तुम ये नहीं मानते तो क्या मानते हो फिर। तो वो बोले हम मानते हैं मनुस्मृति। अब मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति एक बहुत पुरानी 2000 साल पुरानी एक किताब है जिसमें लिखा है कि हमारे समाज में ऊंचा भी है कोई, नीचा भी है कोई। जो नीचा है उसको ऊंचे वाले की बात माननी चाहिए, ऊंचे वाले का काम करना चाहिए। और उस किताब में, मनुस्मृति में, जो औरतें हैं वो किसी भी जात की हो, किसी भी घर की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन औरतों को कोई भी उसमें अधिकार, हक नहीं मिला है। उनको अपने बारे में फैसला करने का कोई भी हक नहीं है। वो ऐसी किताब को मानते हैं। आप बात को समझ रहे हो। तो जब आप मानते हो कि लोगों में बराबरी नहीं होनी चाहिए, जो ऊंचा है वो और ऊंचा होना चाहिए और जो नीचे है वो और भी नीचे जाना चाहिए, और औरतें जो बहुत कमजोर हैं इनको तो कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जब आप ऐसा सोचते हो तो फिर आप वही करोगे जो 9 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। आप जानते हो क्या कर रही है। आज नौकरी नहीं है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है,
आज महंगाई इतनी है कि टमाटर की कट आपकी बनती है यहाँ हैदराबाद में। अभी हम अगर आपके घर में आएंगे और कहेंगे कि हमें टमाटर की कट खिला दो, तो आप बोलोगे ऐसा है ना, आप 6 महीने के बाद आना, अभी हमारी हैसियत नहीं है आपको टमाटर की कट खिलाने की, क्योंकि 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ठीक है ना। हमारा जो राशन में मिलना चाहिए, अभी वो पता नहीं कौन सा चावल दे रहे हैं, वो जितना भी पकाओ वो नरम होता ही नहीं है। कोई बोलता प्लास्टिक का है, कोई कुछ बोलता है, पता नहीं। लोग सोच रहे हैं बकरी को खिला दो, लेकिन वो बकरी का पेट में भी दर्द होता है। तो राशन नहीं है, महंगाई इतनी है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, गरीब लोगों के लिए छत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग दिल्ली में बैठ के, हम नहीं कहते बाकी सरकारें बहुत अच्छी हैं, सरकारों से लड़ना पड़ता है, कोई भी सरकार आए उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन कम से कम थोड़ा सुनते तो हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं है, बिल्कुल सुनते नहीं है। आप इनको बोलो कि हमको नौकरी होना, हमको कुछ राशन होना, तो वो बोलते हैं अरे ये सब भूल जाओ, तुमको मालूम है वो सलीम का लड़का वो किशोर की लड़की को लेके भाग गया, तो अब आप उसी में चलो, वही देखो, फिर अपना टमाटर भी भूल जाओ, राशन भी भूल जाओ, नौकरी भी भूल जाओ और अपना घर भी भूल जाओ। हम गलत कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बता दो उनको। तो ये जो उनका तरीका है कि जनता का काम नहीं करना, गरीब लोगों का कोई काम नहीं करना, कोई भी गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, आज सब बिना नौकरी के घूम रहे हैं, आज सब बिना काम के घूम रहे हैं। आज सब जितनी महिलाएं हैं यहाँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब सोच रहे हैं कि शाम को घर जाएंगे तो क्या खाना बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि खाना भी कैसे बनाएंगे, महंगाई इतनी। और फिर पकाने के लिए वो गैस का सिलेंडर दिया था उन्होंने हमको, बोले थे कि फ्री में देंगे। अब फ्री का सिलेंडर लेके हमारी औरतें खूब नाच रही थी, वो सरस्वती भी नाच रही थी, वो नीलोफर भी नाच रही थी, खूब उनका फोटो भी छप रहा था। लेकिन अभी क्या हालत है, अभी गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है, हम उसको भरा नहीं सकते। जब 1200 रुपए गैस के सिलेंडर की भराई होगी तो हम राशन खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे कि गैस का सिलेंडर भराएंगे। तो अभी हमारी क्या हालत हो गई है, वही सिलेंडर के ऊपर बैठ के हम चूल्हा फूक रहे हैं, और दोनों आंख से आंसू नीचे गिर रहा है। एक तरफ तो आंसू गिर रहा है महंगाई की वजह से, और दूसरी तरफ आंसू गिर रहा है धुएं की वजह से। अब यही हमारे लिए बचा है। तो ये सरकार ने गरीबों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब कर दी है, लेकिन यही नहीं किया है। मैंने बोला ना कि जो हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून की किताब है, उसको ये मानते नहीं है। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये हमको समझना होगा। हमको जो भी अधिकार, जो भी हुकूक उस किताब में मिले हैं, वो धीरे धीरे सब छीन के खत्म कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं। और वो जिस कानून को मानते हैं, जिसको हम मनुस्मृति बोलते हैं, वो बोल नहीं सकते। अगर पब्लिक के सामने जाके बोलेंगे हम तो मनुस्मृति लाने वाले हैं, तो पब्लिक खड़ी होकर के उनको कुर्सी से नीचे उतार देगी। तो बोलते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी को लाने का वो काम कर रहे हैं। और इसका बहुत सारा हम उदाहरण दे सकते हैं। अभी आपको मालूम है, हम लोग सब अपने देश में आजादी की 75 साल को मना रहे हैं। हम लोग को सबको खुशी है, देश हमारा आजाद हो गया, अंग्रेजों को हमने यहां से भगा दिया, 75 साल हो गए। और हमारे पिछले साल 15 अगस्त के दिन हमारे मोदी जी लाल किले में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे कि हमारा 75 साल हो गया, अब ऐसा देश हम बनाएंगे कि महिलाओं को कोई गलत बात नहीं बोल सकता है, औरतों का अपमान नहीं हो सकता है, औरतों की बेइज्जती नहीं हो सकती है। ऐसा देश हम बनाएंगे।
पिछले साल बोले ही कि नहीं बोले? बोले ना। और यही बोलते के टाइम क्या काम कर रहे थे आपको मालूम है? उनकी सरकार है गुजरात में, और 15 अगस्त के दिन गुजरात की जो उनकी सरकार है, उन्होंने जेल से 11 लोगों को छोड़ दिया। मतलब उनको सजा हो गई थी, लेकिन 15 अगस्त की खुशी में वो 11 लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। कौन है वो 11 लोग? अच्छा काम किया उन्होंने। क्यों छोड़ा उनको? 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ, तो बिल्किस बानो नाम की एक औरत थी, हम उससे मिले हैं। उस औरत को और उसकी मां, उसकी भाभी और उसके परिवार के मर्दों को ये 11 लोगों ने कत्ल उनका कर दिया, मार डाला। और बिल्किस बानो और उनकी मां और उनकी भाभी, उनके साथ इन 11 लोगों ने बलात्कार किया। आप सोचिए, मां के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, बहू के सामने सास का बलात्कार हुआ, और 14 लोगों को मार डाला। उनमें एक 3 साल का बच्चा भी था और एक 2 दिन का बच्चा भी था जो 1 दिन पहले पैदा हुआ था, उनको भी मार डाला। ये बिल्किस बानो 8 साल कोर्ट में लड़ी, 1 दिन 2 दिन नहीं, 8 साल कोर्ट में लड़ी। और उसके बाद इन 11 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। को सजा हो गई कि इनकी मैयत निकलेगी, जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक ये जेल में रहेंगे। तो थोड़ा सा लोगों को तसल्ली हुई कि चलो थोड़ा सा इंसाफ तो हुआ। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त को यही 11 लोगों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो उनको लोगों ने आकर के हार माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, मतलब खुशी मनाई कि ये इतने अच्छे लोग हैं, इनको आज जेल से छोड़ दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इसका मतलब क्या है? ये 2 बातों का मतलब आपके सामने आता है। बहुत हम खराब बात बोलने वाले हैं, लेकिन जो सच है वो कभी कभी बहुत कड़वा होता है। पहली बात क्या? अगर कोई मुस्लिम महिला के साथ कोई जुल्म करता है तो उसको छोड़ के उसको हार माला पहनाई जाएगी। समझ में आया आपकी बात का? और दूसरी बात क्या कि पूरे समाज में भाई दूसरे धर्म की औरतों को भी डर है, उनके साथ भी जुल्म होता है, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि ऐसा जुल्म करने वाले लोगों को भी हम बंद नहीं करेंगे, उनको भी हम छोड़ देंगे। वो किसके साथ अन्याय करेंगे, किसके साथ अत्याचार करेंगे, ये कहीं पे लिखा नहीं है। वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने 14 लोगों की हत्या की है, वो जेल से छूटने के बाद किसी को भी मार सकते हैं, किसी के साथ भी गलत काम कर सकते हैं। तो ये बात जब सामने आई तो सारे देश में लोगों ने कहा ये हो क्या रहा है? अरे एक तरफ तो हमारे कानून की किताब है, उसमें लिखा है सब लोग बराबर हैं। सब लोग बराबर का मतलब है कि अगर अब्बास किसी को मारेंगे या अगर किशोर किसी को मारेंगे तो दोनों को बराबर की सजा मिलेगी। लेकिन अगर अब्बास को अलग सजा मिलेगी और किशोर को अलग सजा मिलेगी तो इसका मतलब है कि हमारे देश में कानून बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर हर आदमी अपने हाथ में खुद कानून लेगा कि जो कुछ हमको करना है वो हम करेंगे। और इसका असर क्या होगा कि पूरे समाज के अंदर इतना डर पैदा हो जाएगा, हम अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम अपनी बच्चियों को घर के अंदर बंद रखेंगे, हम खुद भी निकलने में डरेंगे, और पूरे समाज के अंदर
हमको जो अधिकार मिलना चाहिए वो धीरे धीरे हमसे सब छीन लिया जाएगा। इसलिए ये जो संविधान का सवाल है, ठीक है, हम लोग महंगाई से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही इससे भी परेशान है, लेकिन जो हमारे देश में हमको इंसाफ मिलने की उम्मीद है, अगर वो भी खत्म हो जाएगी तो फिर आप बताइए हमको क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास। अब आज ये सरकार कह रही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, अभी इलेक्शन के पहले तो सब लोग बैठे हैं, आने दो इलेक्शन, अभी इनको हम बताएंगे, ठीक है ना। 100 रुपया किलो टमाटर बेचा, अभी इनको जवाब देंगे, ठीक बात है ना। 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, इनको हम अच्छा जवाब देंगे। हमारे तेलंगाना में जो फैक्ट्री लगने वाली थी ये ट्रेन का डिब्बा बनाने के लिए, वो उठा करके गुजरात लेके चले गए, इसका भी जवाब हम लोग बराबर इनको देंगे, ठीक बात है ना। सब बैठे, अभी 6 महीने के बाद ठीक से हम इनको जवाब देने वाले हैं। तो वो भी समझ रहे हैं कि जनता में बहुत गुस्सा है। मेरे ख्याल से कल वो मोदी जी गए थे शायद वारंगल में, और अब्बास को इधर ही बंद कर दिया घर में, पुलिस ने यही बंद कर दिया। क्यों? ये अब्बास वहां जाएंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है? वो भी समझ रहे हैं कि जनता में गुस्सा है, अभी जहां मोदी जी जाएंगे वहां कोई काला झंडा भी दिखाएगा, कोई मुर्दाबाद भी बोलेगा। तो अब वो लोग भी समझ रहे हैं कि जनता अब हमारे खिलाफ हो रही है। तो जनता अगर खिलाफ हो रही है तो वो चुप बैठने वाले नहीं है कि अच्छा ठीक है आप लोग हमसे गुस्सा हो गए हो, ठीक है हमको वोट मत दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। ये ऐसे लोग नहीं है, ये कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि जितना भी जनता में गुस्सा हो होने दो, कुछ ऐसा हम करेंगे, ऐसा कुछ हम करेंगे कि जनता का ध्यान फिर दूसरी तरफ चला जाएगा और हमारा वोट हमको मिल जाएगा। समझ में आया? तो अभी वो क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। अभी बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी तो इलेक्शन से पहले अयोध्या का मंदिर बन जाएगा, तो अभी वो बोले हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे तो हमारे क्या क्या CSR अपने क्या चीफ मिनिस्टर KCR, तो वो बोलते अच्छा तुम अयोध्या में मंदिर बनाओगे तो हम हैदराबाद में तिरुपति से बड़ा मंदिर बनाएंगे। हाँ, तो फिर वो बोलते अच्छा ठीक है मंदिर हो, हमने देखो क्या नाम है वहां कश्मीर में बिल्कुल कानून सब तोड़ के वह कश्मीर को बिल्कुल वहां के लोगों को बिल्कुल दबा के रख दिया। तो लोग बोलते चलो चलो उधर किया होगा, लेकिन वहां के लोग भी खुश नहीं है इस तरह से। तो अब उनको लगता है अभी मंदिर भी KCR बना रहा है, दूसरा बात भी नहीं चल रहा है, तो अब और कुछ हमको करना है, कुछ ऐसा कुछ करना है कि लोगों के बीच में नफरत पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझें, वो दूसरे एक दूसरे से लड़ेंगे, नीलूफर और सरस्वती आपस में झगड़ा करेंगे और हम सारा वोट लेकर के फिर से कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे। समझ में आया ना? तो क्या वो सोच रहे हैं, अब वो एक नई बात लेकर के आए हैं कि अब हम सबके लिए एक जैसा कानून बनाएंगे। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कानून अच्छा बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन इनसे हम पूछना चाहते हैं, ये 9 साल से आप बैठे हो, 9 साल में आपने वो कागज क्यों नहीं तैयार किया कि कौन सा कानून आप बनाना चाहते हो, कैसा कानून आप बनाना चाहते हो? हमको कुछ बताओ तो, क्या कानून बनाने वाले हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जो अच्छा कानून बना हुआ है उसको आपने 9 साल के अंदर लागू क्यों नहीं किया? आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप एक कानून बनाना चाहते हो, सबको अच्छा करना चाहते हो, सारी महिलाओं को उनका हक देना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन 9 साल में आपने कौन सा हक हमको दिया है? आपने तो 15 अगस्त को बलात्कार करने वालों को छोड़ दिया, ठीक है ना, आपने हत्या करने वालों को छोड़ दिया। अभी आपने पेपर और टीवी पर देखा होगा कि हमारे देश में ये औरतें हैं पहलवान, देखा आपने?
पहलवान औरतें पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये औरतें गरीब घर की औरतें हैं। इनके माँ बाप ने इनको तैयार किया, इनको खूब दूध पिलाया, इनको ट्रेनिंग दिलवाई, और ये औरतों ने जाकर के विदेश में बड़ा बड़ा मतलब खेल में बहुत आगे सब लोगों को पटका, और वहां से सोने का मेडल लेकर के आई हमारे देश के लिए। मालूम है ना आपको? हाँ, पढ़ा है ना आपने? तो ये कोई मामूली महिलाएं नहीं है। और जब ये लौट करके आए मेडल लेकर के, तो मोदी जी ने बोला, अरे आप तो हमारी बेटी हो, आप तो हमारे घर के परिवार की हो, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा, और पूरे देश के सामने हम आपकी फोटो लगाएंगे कि देखो ऐसी बेटी होनी चाहिए, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हम सबको खेल में, सब लड़कियों को खेल में आगे करने के लिए सब कुछ करेंगे। ये सब बातें किया। उसके बाद क्या हुआ? मैं तो यूपी की हूं। हमारे यूपी में तो आपने भी देखा होगा बहुत गुंडे बदमाश है, पता नहीं आपके तेलंगाना में है होंगे कुछ, लेकिन हमारे यूपी कहते हैं एक नंबर है इस मामले में। और वो हमारे यहाँ जो ये बड़े बड़े बदमाश लोग हैं, ये सब इलेक्शन लड़के इलेक्शन भी जीत जाते हैं, एमपी एमएलए भी बन जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में ही है, भाजपा में ही है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बाहुबली एमपी है, उसका नाम है शशि भूषण शरण सिंह। पूरा नाम जरूरत नहीं याद करने की, एक सिंह है, ठीक है ना। उसके पास 50 कॉलेज हैं, उसके पास 5 हवाई जहाज हैं, उसके पास 40 गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या है उसके पास। और ये जो कुश्ती का जो मतलब हेड है, एक कुश्ती का कमेटी होता है, वो कुश्ती के कमेटी का हेड है, उसका मुखिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब धीरे धीरे ये जो पहलवान लड़कियां थी, इन्होंने सोचा कि हमको इतना देश के अंदर सब लोग मान रहे हैं, इतना हमको मोदी भी पीठ पे हाथ रख के बोल रहा है हमारी बेटी हो, तो हमारे दिल में जो बात है अभी हमको बोलना चाहिए। अभी तक तो हम डरते थे, लेकिन अब हमारा भी बहुत नाम हो गया है, इसलिए अपने दिल की बात हमको बोलना चाहिए। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये जो एमपी है, लोकसभा का मेंबर है शशि भूषण शरण सिंह, ये औरतों को तंग करता है। क्या करता है ये? सब उन्होंने लिख के दिया। उनको छूता है, अपना हाथ इधर उधर फेरता है, उनको बोलता है हमारे कमरे में आओ, नहीं तो तुमको जो आगे कुछ थोड़ा बढ़ने का मौका है वो मैं नहीं जाने दूंगा, या उधर खेलने नहीं दूंगा। ये सारी बातें वो करता है। और भी बातें उन्होंने बताई, वो सब पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं है। तो इन औरतों ने सोचा अब हम बोलेंगे तो बहुत लोगों को मदद मिलेगी। जो औरतें, जो लड़कियां नहीं बोल सकती हैं, जो डरती हैं, उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि हम बोलेंगे, हमारी बात को सुना जाएगा, और ये शशि भूषण जेल में बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो उन्होंने बोल दिया, कोई नहीं सुना उनकी बात को। वो फिर बेचारी फुटपाथ के ऊपर दिल्ली में बैठ गए। तो फुटपाथ पे बैठे तो पहले एक मंत्री आया, बोला ठीक ठीक ठीक, हम सब करते, आप लोग उठो। वो उठ गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो फिर बैठ गए, और उन्होंने बोला कि जब तक हमारा मामला तय नहीं होगा